अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बताएंगे जिसने दो जानें ले ली, जिसकी वजह से दो ज़िंदगियां तो चली गई, जिसकी शूट के दौरान, मगर वो फ़िल्म कभी भी सिनेमाओं की ज़िन्नत नहीं बन सकी। और उस फिल्म को बनाने के लिए किस तरह से ख्याल आया, उसके बारे में आपको बताएंगे। पिछले हमने आपको मुग़ल आज़म के टाइम के आसिफ साहब के इंतकाल के हवाले से तो बता दिया था कि वो इंतकाल कर गए थे। वो कैसे इंतकाल कर गए थे वो हमने आपको नहीं बताया था, वो आपको बताएंगे आज। जब मुग़ल आज़म लग चुकी, एक ज़माना मतलब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, तो नौशाद साहब के पास दोबारा आए कि आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ जिसके हवाले से मुझे मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैं कहा जी क्या आइडिया है? कहते जी देखें, लैला मजनू में एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी लैला मजनू तो आप पहले से बना रहे थे, वो उसका काम बीच में रुक गया था, वो फिर कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। लैला उसमें निम्मी बनी थी, पता नहीं कौन से अदाकार थे वो मजनू बने थे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो जो ख्याल था वो मैंने वो फिल्म का वो छोड़ दिया है, लेकिन एक नई लैला मजनू होगी, नया इश्क होगा। वो इश्क होगा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ। तो नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब ये इश्क मजाजी और इश्क हकीकी जो थी वो खाली शायरों की हद तक थी। तो फिल्म के हवाले से उस पर कोई ज़्यादा फिल्में नहीं बनी थी, कोई तबाज़माई नहीं हुई थी उस वक्त तक। तो उन्होंने कहा जी ये कैसे होगा? उन्होंने कहा जी जो कैस है वो उसका, वो फिरेगा, वो देखेगा रेत के हवाले से एक गाने का आप आइडिया तरतीब दें। वो रेगिस्तान में है, उसकी बारात जो है इब्न इस्लाम लेके जा रहा है, और कैस जो है उसको देख रहा है, और उसके निशान जो है कारवां के वो रेत के ऊपर हैं। उसके हवाले से आप कोई गाना ऐसा तरतीब दें जिस पे मैं उसको इश्क हकीकी वाली साइड के ऊपर जो इशारा करता हो या जाता हो उस साइड पे। और कहा जी मुझे पूरा इसकी कहानी बताएं, पूरी सारा कुछ बताएं उसके बारे में क्या है, इस तरह तो नहीं होगा। तो उन्होंने पूरा उनको आइडिया बताया। आइडिया निशात साहब को बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे आपका सारा आइडिया, सारा ख्याल बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इसमें जो जन्नत वगैरह के मनाजर हैं उससे मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि ये आप जन्नत दिखाने की कोशिश करेंगे, जब गैस मर जाएगा तो जन्नत में जाएगा, तो वो आप उसके मनाजर हैं, तो इस हवाले से आप ना करें इस तरह। या मेरे ख्याल में निशात साहब ने कहा कि यहाँ पे सिनेमा स्क्रीन की जो पर्दा स्क्रीन सिनेमा की जो होती है वो लोग फाड़ देंगे आके, बड़ा रिएक्शन आएगा, इसको ना करें, बाकी जो है वो करें। तो वो आगे से एकदम से हाइपर हो गए। उन दिनों में उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वो हाइपर हो गए। उन्होंने कहा जी तुम भी उस तरह के बंदे हो, कुछ नहीं होगा, ये वो देखा जाएगा, तुम बड़े वो निकले। तो खैर ये बात जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। निशात साहब भी घर चले गए। बाद में उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी आप बताएं, आप ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप थोड़ा सा, उन्होंने दोबारा उन्होंने कहा जी मैं ऐसे तरीके से शूट करूँगा जिसमें कोई इस तरह का चक्कर ही नहीं होगा कि लोगों के एतराज़ हो। तो खैर उन्होंने फिर गाने वाने उसके तरतीब दिया। उन्होंने फिर निशात साहब ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि इसके अंदर लैला का किरदार कौन अदा करेगा। उन्होंने कहा जी निम्मी, जो मैं पहले लैला मजनू बना रहा था, इस फिल्म के हवाले से निम्मी जो है ना, उनके काम से मैं बहुत इम्प्रेस था, तो वो करेंगे जो है लैला का किरदार। उन्होंने कहा जी फिल्म का नाम क्या होगा? उन्होंने कहा जी मोहब्बत और खुदा, मोहब्बत और खुदा होगा उस फिल्म का नाम। उन्होंने कहा जी फिर और कैस का किरदार कौन अदा करेगा? उन्होंने सोचा सोचा उन्होंने एकदम चुटकी बजाई, जिस तरह उनका स्टाइल था। उन्होंने कहा जी गुरु दत्त जो है वो कैस का किरदार था, यानी मजनू। उन्होंने कहा जी और इब्न इस्लाम का बड़ा अहम किरदार था, वो कौन अदा करेगा? उन्होंने कहा जी प्राण अदा करेगा। उन्होंने कहा जी जो लैला का वालिद है वो कौन होगा? उन्होंने किसी नाम बताया। एक और किरदार था जिसके लिए उनके कालबन मामू थे, जो भी नज़ीर हुसैन का नाम उन्होंने लिया। जनीत या जिन्नी जेनत का क्या नाम था, वो उसके वालिद का किरदार अदा करेगा। इस तरह खैर उन्होंने पूरी कास्ट जो थी वो फाइनल कर ली। फिल्म की जो शूट थी वो बाकायदा तौर पर शुरू हुई। वो जो गाना था उसके ऊपर फिर उन्होंने मौसीकी म्यूज़िक वगैरह दिया, और उस गाने का था वो गालबन इधर ढूंढता हूँ उधर ढूंढता हूँ हर तरफ ढूंढता हूँ, वो मतलब जो इश्क हकीकी वाली साइड पे लेके जाने का था। फिर उसमें एक और गाने की सिचुएशन भी थी, जिस वक्त एक न्याज बन रही होती है और वो लैला जो वो दे रही होती है शादी के बाद, वो वहाँ पे जाता है ये कैस जो है। और वहाँ पे भी एक था कि तेरे जहाँ में रहेगा तेरा नाम, हर बनेगा तेरा बिगड़ा काम, इस तरह का कोई उन्होंने उसकी तरतीब भी बताई थी। फिर उन्होंने और भी सिचुएशन बताई कि वो कैस के इब्न सलाम के घर उधर जाता है किसी खानकाह पे, वहाँ आपके सबके दिए जल रहे होते हैं, तेज़ आंधी और तूफ़ान आता है, सबके दिए बुझ जाते हैं, इनका दिया दोनों का जलता रहता है, और इसको उठा के कैस को फेंकते हैं, वो दूर गिरता है, दिया नीचे भी गिरता है, फिर भी वो जलता रहता है। इस किस्म का वो इश्क हकीकी का एक जो सिंबॉलिक जो था उसके हवाले से। खैर ये फिल्म जो थी वो बड़ी
उसके हवाले से इन्होंने बताया नौशाद साहब ने कि हमने दाद दी के आसिफ साहब को कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कास्ट के तौर पे गुरु दत्त को लिया, जो जिसकी आंखों का कर्व जो था, आंखों की वीरानी और चेहरे के ऊपर जो कर्व था उन दिनों में, वो वैसे ही पर्सनली एक किसी तकलीफ से गुजर रहे थे, तो वो उसके लिए बहुत फिट उसके ऊपर बैठे। तो जिस वक्त फिल्म शुरू हुई उन्होंने कहा जी इसको कौन करेगा, फाइनेंस कौन करेगा? उन्होंने कहा जी फाइनेंस शाहपुरी जी करेंगे। उन्होंने कहा जी मुगल आजम के टाइम के ऊपर आपका इतना फड्डा रहा, वो आपसे मुतमिन नहीं थे, आप पे भरोसा नहीं करते, सारा कुछ वो किस तरह लेंगे? कहते जी वो होगा। देखें जिस इलाके के अंदर 2.5-3 लाख की फिल्म बिकती है, वहाँ से हमने उसको 12 लाख का बेचा है उस फिल्म को, इतना उसका रिटर्न आया, ये है, प्रॉफिट दे रही है और भी देगी। उन दिनों में लगी हुई थी मुगल आजम, तो वो खैर पता नहीं किस तरीके से उन्होंने उनको काबू कर लिया था दोबारा से। लेकिन इस फिल्म के भी सेट जो थे बड़े हाई फाई लगाए गए, उसी मुगल आजम से भी आगे के सारा कुछ हुआ। तो फिल्म जो थी वो बड़ी मेहनत के साथ जारी सारी थी। तो एकदम से एक बुरी खबर आई कि जो गुरु दत्त साहब थे वो इंतकाल कर गए। गुरु दत्त साहब इंतकाल कर गए। उन्होंने कोई रात तक उनके दोस्त बताए बैठे रहे, वो पीते पिलाते बहुत ज़्यादा थे, तो उसके साथ ही उन्होंने ख़ाबोर गोलियां ले ली, क्योंकि वो पर्सनल ज़ाती एक जो मामला थे, सबको पता ही होगा, गुरु दत्त साहब बड़े अच्छे अदाकार थे, लेकिन वो उससे गुजर रहे थे, तो वो उनका अंजाम जो था इस किस्म का हुआ। मैं बल्कि यहाँ पे दिलीप कुमार साहब को कोट करता हूँ। दिलीप कुमार साहब ने एक महफिल में, ये शायद आपको मिल भी जाएगा, खड़े होकर बताया भी था कि हमारा जो दोस्त था वो बहुत ज़बरदस्त दोस्त था। गुरुदत्त की तरफ इशारा किया उन्होंने, लेकिन वो जवानी में चला गया। तो उसको हमने कहा था कि वो एक मिसाल दे रहे थे कि शोहरत जो होती है ना, इसको ज़रा दिमाग के अंदर कम भी जगह देनी चाहिए, और अपने पाँव जो हैं वो ज़मीन के ऊपर रखने चाहिए, ज़मीन से ऊपर नहीं ज़मीन पे रखने चाहिए, ज़मीन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो बताया था कि उसके पाँव जो थे वो ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हो गया था, तो फिर उसका यही अंजाम होना था। खैर ये दिलीप कुमार साहब, तो ये हुआ। नौशाद साहब कहते हैं कि अगले दिन हम गए, गुरुदत्त की बीवी थी गीता दत्त, वो परेशान, हाल दुआल, वहाँ पे रोला पड़ा हुआ। उनका एक दोस्त से शायर थे, वो कहते रात गए तक मैं इनके साथ बैठा रहा, हंस हंस के बातें करते थे, काश मैं ना जाता तो वो इस तरह ना होता सारा कुछ। खैर नौशाद साहब कहते हैं कि मजाल है कि उसके ऊपर कोई मलाल हो चेहरे के ऊपर कि आसिफ साहब के, कि उनकी फिल्म का हीरो चला गया, इतना पैसा लग रहा था और सारा कुछ, कोई इतनी मेहनत उसके ऊपर थी, कोई मलाल नहीं था। किसी ने जो भी आगे अफसोस करता, पूछता कि आपकी फिल्म का क्या हुआ, तो एकदम से वो तप गए रिएक्शन। उन्होंने रिएक्शन दिया कि तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है, तुम्हें नहीं पता कि हमारी जो इंडस्ट्री है इतने बड़े आर्टिस्ट से बिछड़ गई और उनकी फैमिली का क्या हाल है, तुम्हें उस वक्त फिल्म की पड़ी हुई है। खैर वो सारा कुछ हो गया, उसके इंतजामात वगैरह, ये बात, गुरुदत्त सब चले गए, फिल्म रुक गई। और उस फिल्म का दोबारा फिर उन्होंने फ़ौरन तज़किरा नहीं किया, तो उन्होंने एक और फिल्म जो थी वो सस्ता खून महंगा पानी के नाम से शुरू कर दी। उसके अंदर उन्होंने राजीव कुमार को लिया और कास्ट ली, फाइनल की उसके अंदर, तो वो बनानी शुरू कर दी। उसका भी आइडिया जो था वो उन्होंने बताया सारा कुछ, वो उसकी शूटिंग वगैरह का जो था वो भी शुरू हुई थी। तो उस टाइम उनका झगड़ा हो गया, जनाब जो सनी साहब थे, जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, उसके साथ झगड़ा हो गया, और बस वो बात जो थी वो आई गई होगी, वो भी फिल्म भी बंद होगी। दोबारा एक दिन फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे उसमें, प्रोड्यूसर भी थे, और उसमें और लोग, मीडिया वगैरह भी था। तो उन्होंने कहा जी मैं इस फिल्म को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, जो थी मोहब्बत और खुदा। सबने कहा कि अब किस तरह मुकम्मल होगी, वो 50% तो हीरो तो नया लेना पड़ेगा, फिल्म दोबारा से शूट होगी, पहले इतनी मेहनत की गई है, ये सब ने अपनी अपनी राय दी। तो के आसिफ साहब ने राय दी कि मैं इस फिल्म को वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से ख़त्म हुई थी, और वहाँ पे जब जितना किरदार हुआ है गुरुदत्त का, उसके आगे नया हीरो आगे करेगा, और वहाँ पे पर्दा स्क्रीन पर लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह उसने ले ली। ये नहीं कि दोबारा शूट की जाए, वो गुरुदत्त वाली फिल्म भी सिनेमा स्क्रीन की जिन्नत बनेगी जितनी बनी है, और आगे जाके किरदार जो है, जो नया किरदार बीच में आएगा, तो वो उसके साथ करेंगे। सब ने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं करते नहीं। फिर उन्होंने कहा जी सब जो है बड़ी रवायती आइडिया दे रहे हैं, वो आइडिया के दोबारा से शूट कर लिया जाए। ये एक है कि गुरुदत्त का नाम भी आ जाएगा, आखिरी फिल्म भी आ जाएगी उसकी, और उसके साथ फिर आगे उसको करेंगे। खैर लोगों ने उनको कन्विंस किया, कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ शायरों ने, कुछ इन्होंने, सब ने कन्विंस किया कि आप इसको दोबारा से शूट करें। तो मजबूरन वो फिर इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गए। मेरे ख्याल में उन्हें एग्री नहीं करना चाहिए था, उसकी मैं वजह आगे जाके बताता हूँ। खैर फिर उन्होंने कहा जी अब जो लैल मजनू का किरदार है वो कौन अदा करेगा, कैस का किरदार कौन करेगा। उन्होंने फिर उसी अपने ख़ास स्टाइल से बताया, चुटकी बजा के, कि संजीव कुमार जो है वो उसका किरदार अदा करेंगे।
सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहते बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले गुरुदत्त का नाम लिया था, अब संजीव कुमार। अब ये संजीव कुमार वही है, वो शोले वाले, आपको पता है, जिनके बाजू कट, जो जिन लोगों को शोले का पता है, वो बाकियों को, आप लोगों को जो ज़्यादातर लोग हैं उनको तो पता ही होगा। खैर, संजीव कुमार साहब के लिए उन्होंने एक वहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर एक मीडिया टॉक रखी, उसके अंदर एक स्पेशल सेट लगाया गया उस फिल्म का, उसी जगह पे वही पूरा गेटअप करवा के कैस का संजीव कुमार ने एंट्री मारी। लोग देख के हैरान हो गए, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एंट्री मारी और लोगों ने क्लैपिंग की कि ये तो वाकई जनाब बीच में इसके अंदर कैस नज़र आता है। फिल्म जो थी वो शूट होना शुरू हो गई। इस फिल्म की शूटिंग कोई आउटडोर भी हुई जो गुरुदत्त के साथ थी उस टाइम से, उस टाइम तो खाली इंडोर ही हुई थी ज़्यादातर शूटिंग उस वक्त तक, लेकिन इसकी आउटडोर भी होगी, इंडोर भी होगी, सारा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इधर से जनाब एक फिल्म की शूटिंग कर के लिए गए हुए थे, उन्होंने नौशाद साहब को कहा कि तुम्हारा बेटा मती है, मतीउर रहमान, तो उसको मैं फिल्म में हीरो लूँगा, फिल्म में उस एक किरदार देना चाहता हूँ। वो क्योंकि असिस्टेंट था के आसिफ साहब के साथ इनका बेटा। तो ये सारी बात हुई और ये कहीं आउट ऑफ सिटी थे गए हुए, और उसके दौरान के आसिफ साहब ने खुद भी लॉन्ग शॉट में संजीव कुमार का किरदार खुद भी अदा किया, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे दूर दूसरे शहर में। तो लॉन्ग शॉट में खुद ही मेकअप करके, खुद ही सारा कुछ करके वो सारा कुछ शूट हुआ। वो फिल्म भी काफ़ी हद तक शूट हुई थी, क्योंकि वो दोबारा से बन रही थी, तो वो शूट हुई थी। लेकिन हुआ ऐसा, खुदा का करना, कुदरत देखें कि ये फिल्म जो थी अभी, ये भी तकरीबन 50% या इससे कम या इससे ज़्यादा थोड़ी शूट हुई थी, तो इंतकाल हो गया जनाब के आसिफ साहब का। के आसिफ साहब की तबीयत बहुत बिगड़ी थी, और के आसिफ साहब जो थे वो उन्होंने पीना पिलाने वाला काम भी ज़्यादा कर लिया, किसी बात के ऊपर प्रोड्यूसर के ऊपर गुस्सा कर लिया, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तो संजीव कुमार भी वहाँ पे मौजूद थी, तो दोजानों बैठे वो थे, यानी कि उनके कदमों, उनके हाथों में जो था वो के आसिफ साहब ने दम तोड़ा। और इस तरीके से वो इतना बड़ा जो एक डायरेक्टर था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि इस फिल्म को अगर वहीं से कंटिन्यू किया जाता तो शायद ये फिल्म मुकम्मल हो चुकी होती, क्योंकि वो 50% बनी थी, तो ये भी बनी होगी, इसके ऊपर भी टाइम लगा, ये भी उतनी पहुंची तो हुआ, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। लेकिन अगर उसको वहाँ पे मेरे ख्याल में वो आइडिया ठीक था कि आधा गुरुदत्त के ऊपर आ जाता, और इस तरह फिल्में चलती भी ज़्यादा हैं कि एक बंदे का इंतकाल हुआ, स्क्रीन पे चल रहा है, वो मतलब है कि उसका इतना काम है, आखिरी फिल्म के तौर पे भी लोग लेते हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ, जो दुनिया से चले जाते हैं उनको फिर याद भी किया जाता है। तो लेकिन ये फिल्म जो थी ये भी कभी भी वो जो सनमाओं की जिन्नत उस तरह से फिर नहीं बन सकी। सस्ता खून महंगा पानी का सुना था मैंने कि बाद में शायद उसको बाद में रिलीज़ किया गया था, लेकिन ये वाली जो फिल्म थी ये कभी भी सनमाओं की जिन्नत नहीं बन सकी। और इस तरीके से एक फिल्म जिसके दो अहम किरदार थे, एक डायरेक्टर और एक हीरो, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिल्म जो थी वो नहीं बन सकी, और ख्वाब भी बहुत बड़ा था। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।